A warm welcome on the Real Talk series. I'm delighted to have a stalwart of Indian real estate with me today, Mr. Pradeep Agarwal, co-founder and chairman of Signature Global, one of the fastest growing real estate companies of India based out of Gurgaon. A very warm welcome to you, Pradeep ji. मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आपका मैं इंट्रोडक्शन कैसे करूं। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हो गया, बट मुझे लगता है जब भी मैं सोचता हूं इंटीग्रिटी के बारे में, करेज के बारे में, रिजिलियंस के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में, एम्पथी के बारे में, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं शायद आपके साथ डायरेक्टली तो काम नहीं किया, बट क्योंकि इंडस्ट्री में रहा हूँ 10-12 साल से, आई एम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और सर्विंग CEOs इन द इंडस्ट्री, आपको बहुत क्लोजली देखा है। मुझे लगता है ये सारे वर्ड्स आपके साथ जाते हैं, खास करके आपकी विनम्रता। तो बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम रियली डिलाइटेड कि आज आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होंगी। शिवेंद्र जी, आज इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए बोले हैं, तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स आपने ऐसा कुछ फाइंड आउट किया होगा, जबकि मुझे लगता है मैं बहुत एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसा सबको होना चाहिए। एंड आप देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। आप राइटफुल मैनर में अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, नॉट केवल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। क्योंकि आप देखें लास्ट 10 सालों में जिस तरीके से स्टार्टअप ने ग्रो किया है, जिस तरीके से और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रो किया है, उसमें से रियल एस्टेट भी ऑफ कोर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मल्टी फोल्ड रिटर्न दिया है लोगों को। तो मुझे लगता है उन सभी लोगों के लिए जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ काम करते हैं, इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, और साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं कि जब भी आप कोई कमिटमेंट अपने किसी कस्टमर से या अपने किसी इन्वेस्टर से या ऐसे किसी स्टेक होल्डर के साथ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उसे फुलफ़िल करें। तो मुझे लगता है ये आज इंडिया जो है ये ग्रो कर रहा है। ऐसे में जो आने वाले 20-25 साल हैं इंडिया के, मुझे लगता है बहुत ग्रोइंग है। तो एक जो अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड ओपन होती है। वंडरफुल वंडरफुल। सिग्नेचर ग्लोबल ने जो एक जर्नी तय की है, जो एक सक्सेस भी पाई है, ऑब्वियसली एक टीम वर्क होता है, बट मुझे एक कोट याद आ रहा है आज आपको देख के कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ द स्पीड ऑफ द इंजन। एंड मेरे सामने आज सिग्नेचर ग्लोबल के जो इंजन हैं वो बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली आप एक रियल एस्टेट के विनर हैं, यू आर अ विनर ऑफ रियल एस्टेट, बट अगर मैं उसको थोड़ा और डिस्टिल कर दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा दैट यू आर अ विनर ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया बिफोर बिकमिंग अ विनर इन रियल एस्टेट। सो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो आपने मुकाम पाया, पोजीशनिंग पाई, ग्रोथ देखी, अब क्या होता है रियल एस्टेट के अंदर प्रदीप जी, लैंड है, डिज़ाइन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या एक रीज़न है, आई थिंक द व्यूअर्स वुड आल्सो वांट टू नो कि बहुत लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, काफ़ी लोगों ने ज़्यादातर स्ट्रगल किया और आपने उसको एक नीश बनाकर उसी को एक प्लेटफॉर्म बनाया। आप ना ही उसके अंदर सक्सेसफुल हुए, बट फिर उसके आगे आपकी जो जर्नी है उसके ऊपर हम जाएंगे, वो भी बहुत शानदार रही। सो आई रियली वांट टू नो व्हाट वाज द मॉडल बिहाइंड बिकमिंग अ विनर ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। सो शिविंदर जी, देखिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों के पीछे एक ही शब्द है मेरे पास, इंटेंट। अगर आपका इंटेंट परफेक्ट है तो मुझे लगता है कि इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो हमने 2014 में देखी। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता था वो कैपिटल मार्केट का बैकग्राउंड था। जैसे आपको बहुत नॉलेज है कैपिटल मार्केट के बारे में भी, रियल एस्टेट को भी आपने बहुत बहुत एक लंबे दौर में देखा है। मुझे लगता है किसी भी कंपनी को सक्सेस करने के लिए
आप किस इंटेंट के साथ चल रहे हैं ये देखना ज़रूरी है। 2014 में मुझे जो मैंने रिसर्च किया, क्योंकि जिस कैपिटल मार्केट से मैं आता हूँ उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा मीनिंग है, तो उस वक्त अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े नामी डेवलपर्स काम कर रहे थे। और अगर आप 2014 का मार्केट रियल एस्टेट याद करें तो उस वक्त रियल एस्टेट स्ट्रगल कर रहा था। बहुत ज़्यादा फ्लैट्स के बायर नहीं थे। उसका रीज़न क्या था कि जो कमिटमेंट डेवलपर्स ने किए थे वो कहीं ना कहीं उनको फुलफ़िल करने में उतने सक्षम रहे नहीं। तो जो कस्टमर का जो ट्रस्ट था वो डेफिसिट हुआ था। तो ऐसे में एक डेवलपर जो है भी नहीं, फर्स्ट टाइम डेवलपर है, वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा है जिसका नाम अफोर्डेबल हाउसिंग है। मेरा एक क्वेश्चन है इसी में कि जब आप इसमें जाने लगे तो क्या आपको शाबाशी मिली कि लोगों ने किस हिसाब से आपको फीडबैक दिया कि क्या ये जो प्रदीप जी करने जा रहे हैं इसके अंदर जो आपको फीडबैक आ रहा था मार्केट से वो पॉजिटिव था उस समय के नेगेटिव था? सो देखिए, हमेशा जब भी फीडबैक किसी भी चीज़ का आएगा तो हिस्टोरिकली आएगा। हिस्टोरिकली कभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग को अप्राइज नहीं किया गया, क्योंकि लोगों ने समझा कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता। और एज ए इंडस्ट्री पर्सन जो मैं इतने कॉर्पोरेट से आ रहा हूँ, तो मुझे भी लगा कि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, शायद ये जो बोल रहे हैं ये शायद ठीक होगा। तो मैंने बहुत रिसर्च किया इसके अंदर। तो देखिए, रिसर्च के 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक था कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू कि कस्टमर क्या उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है। दूसरा, क्या ये जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। तीसरा, जिस प्राइस पॉइंट पर आप ये घर देना चाहते हैं क्या वो फिजिबल है एज ए डेवलपर। तो इन तीनों चीज़ों पे जब हमने काम किया तो थोड़ा सरप्राइजिंग हमारे लिए था। आपको मैं बताऊं एक चीज़ और सरप्राइजिंगली, मुझे लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों ने वो किया होगा। मैंने डोर टू डोर सर्वे कराया इसके ऊपर कि इस प्राइस पॉइंट पर, इस लोकेशन पर अगर आपको ये घर दिया जाए तो कितने लोग हैं जो इस घर को खरीदना चाहते हैं। एंड सरप्राइज ये था कि मोर देन 70-80% लोग ये पूछना चाह रहे थे ये कब ओपन कर रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट को, हम इसको खरीदना चाहते हैं। जबकि 2014 में मैंने बताया कि मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा शायद डेवलपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं कि उसको बिना इवेल्युएट किए हुए ही उसके अंदर एक एजम्पशन लगा रहे हैं। और आप देखिए, एक शब्द है करेज, उस करेज के साथ आपको जाना पड़ता है। तो मैंने इनिशियली जब पहला अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 107 में सोलेरा के नाम से, जीरो नॉलेज, आप यकीन मानिए मैंने कभी खुद का घर भी नहीं बनाया कभी। यानी जब भी कभी घर खुद का भी खरीदा तो भी बना बनाया खरीदा। और वो इंसान उन लोगों के लिए घर बनाना चाहता है जो केवल लगभग 25 लाख रुपए में 2 BHK यूनिट खरीदना चाहते हैं। और ऐसी मार्केट से आता है जहां पर एक सूटेड बूटेड आप केबिन में बैठते हैं, कभी डस्ट के आसपास भी नहीं जाते हैं, उन लोगों के लिए घर बनाने का सपना देख रहे हैं। But what was the reason that you entered into real estate? You were in capital markets. So what was pushing you? Or what was the reason that you decided that I will get into real estate and I have no experience? सो देखिए, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के ना आपके एक्सपीरियंस हो जाते हैं। मैंने कैपिटल मार्केट में जब स्टेप रखा 1992 में, उस वक्त मार्केट क्रैश हो चुकी थी। एंड यकीन मानिए, अगर आप किसी ऐसे सोशल फंक्शन में हैं और आप ये कहें कि आप शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं तो वो शायद आपसे दोस्ती भी ना करना चाहें। ऐसे वक्त में अगर आप उस डिसीजन लेते हैं उस मार्केट को समझने के लिए, तो मुझे लगता है लोग आपको एज ए वाइज पर्सन तो नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ रिपीट हुई 2014 में जब हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में ये सब सोचा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ठीक है, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद समझ आ जाएगा। और मैं मानता भी था कि हमें बहुत बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नॉलेजेबल लोग हैं और हम बिल्कुल नए हैं। लेकिन मुझे लगता है जब कहीं पे भी कोई वस्ट क्रिएट होता है तो वहीं अपॉर्चुनिटी बनती है। और वही एक ऐसी चीज़ थी हमारे लिए जो कहीं ना कहीं मैं एनकरेज कर गई। एंड एक चीज़ और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूँ कि जब मैंने लाइफ की शुरुआत की तो मैं खुद एक किराए के मकान में आया। तो मैंने एक घर होने का उस पेन को देखा है कि कैसे एक घर होना कितनी बड़ी बात होती है, आपका स्टेटस सिंबल बन जाता है।
ऐसे में अगर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है, मुझे लगा ये शायद काम मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रॉफिट कम ज़्यादा जो होगा देखेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया सेक्टर 107 सोलेरा के नाम से। एंड यू विल बी अमेज कि आप पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 1000 फ्लैट्स हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे, अप्लाई कर रहे हैं कि ये फ्लैट हम लेना चाहते हैं। तो मुझे लगा समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। इसका मतलब जो डेवलपर्स हैं वो इस सेगमेंट को कैटर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसमें और काम करना चाहिए। और यकीन मानिए लगभग 2020 तक लगभग मैंने 18,500 से ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट लॉन्च की, सक्सेसफुली लोगों को डिलीवरी भी की। तो मुझे लगता है ये चीज़ ऐसी है, जब आप करेज के साथ उतरते हैं बाज़ार में तो ज़रूर रास्ता एक जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है वैसे बन जाता है। You know, Pradeep ji, what you're saying, I was a banker. I moved into real estate broking. And somebody asked me, some people thought that I have been sacked from my bank, and that is why I'm joining real estate in 2011, 2012. And somebody asked me, why are you getting into real estate? And आपने जो आंसर दिया है, I don't know, but मेरा पहला instinct था that it is the most noble profession to be in. At that time, 60% of India sales were in NCR. NCR की थोड़ी reputation इतनी अच्छी नहीं थी, and we were in Delhi, and I did not know anything about real estate. But exactly what you said, I said we are going to give people the most important thing of their life, which is their home. So somewhere our journeys, you know, are very similar. But my next question to you, Pradeep ji, is you've built your reputation on affordable housing. And now you have moved to premium housing, luxury housing, जो भी हम बोलना चाहते हैं, it is an evolution. But गुड़गांव में खास करके अगर हम देखें या मेट्रोज के अंदर हम आजकल देखें पिछले 2-3 साल से, the growth of luxury and premium housing is more than affordable housing. And people can say this is again just another, you know, premium luxury housing developer that has come. They have mostly been in affordable housing. तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते as you have entered प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग? वो क्या दो चीज़ें आपके दिमाग में हैं जो एक डिफरेंशिएशन लेकर आएंगी मार्केट के अंदर? सो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे दिल के बहुत करीब रहा, तो इसमें काफ़ी बड़ा नंबर मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा घर अगर किसी प्राइवेट डेवलपर ने बनाए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो मुझे लगता है शायद हम उनमें हैं। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग होने के बाद भी, क्योंकि अक्सर जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि ये जो घर होंगे क्योंकि ये सस्ते हैं तो शायद कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगा इनके अंदर। एंड आप यकीन मानिए कि हमने वेरी फर्स्ट जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसके अंदर भी जितने भी घर हमने बनाए हैं वो माइवन शटरिंग से बनाए हैं, ब्रिकलेस बिल्डिंग्स हैं। इनकी जो शटरिंग है हमने 2014 में साउथ कोरिया और मलेशिया से वो शटरिंग इंपोर्ट की, ताकि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते थे वो हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ मोड में नहीं बनाना चाहते थे। तो ये एक जर्नी का ऐसा पार्ट रहा जिसने, जब हम नेक्स्ट प्रीमियम मिड इनकम सेगमेंट में और प्रीमियम हाउसिंग में जब हमने स्टेप रखा, तो एक जो थॉट है एक कस्टमर का वो ये बना कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग जिसका प्राइस पॉइंट इतना कम है उसको भी अगर इतना ये बेहतरीन बना सकते हैं, तो मुझे लगता है ये मिड इनकम हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग बहुत बेहतरीन बनाएंगे। मुझे लगता है अगर आपने 2 पॉइंट पूछे हैं, देखिए कस्टमर बहुत इनोसेंट है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिंपलिसिटी एक ही चीज़ है उसके अंदर कि एक तो जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं जिस क्वालिटी का वो आप उसे डिलीवर करें, जिस टाइमलाइन का उस पर आप वो डिलीवर करें, और तीसरा जिस भी लोकेशंस को आप चुनें वो एप्रिशिएट होनी चाहिए। क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो घर है वो लोगों के दिल से जुड़ा होता है। क्योंकि हमारी आप देखिए कि पूरे इंडिया में जितनी फैमिलीज़ हैं उनके लिए घर का होना स्टेटस सिंबल है। तो ऐसे में अगर उनका प्राइस एप्रिशिएट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग, तो लगभग हमने टोटल मिलाकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेल किया होगा लगभग 5,000 करोड़ का टोटल, जिस
कि आज जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सो आप एक कॉमन मैन के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, जिस पर्सन ने पूरी जिंदगी में कभी इकट्ठे 5 लाख रुपए नहीं देखे हों और उसने अगर वो घर केवल 25 लाख में खरीदा हो और उसका वो घर 75 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का हो जाए, तो मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी में इससे बेहतरीन और एप्रिसिएशन नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं उसको हम ये करने में सक्षम रहें। प्रदीप जी, हम बात कर रहे थे 2021 2021 to 2025, I think real estate has seen a bull run like never before. Prices have doubled. 8,000 rupees square feet has become 16,000, 16,000 has become 32,000, 500 square yard house is worth 20 crores in Gurgaon, what we were discussing in cities like Chandigarh. So these 4 years have been quite amazing for real estate. अब आने वाले टाइम में आपको आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? आपकी प्रायोरिटी अपने प्रोजेक्ट्स को लेके क्या होगी? और मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं कि विल यू वांट टू रिड्यूस योर डेट? विल यू वांट टू बाय मोर लैंड? विल यू वांट टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स फास्टर? तो अगर मैं आपको ये 3 चीजें देता हूं और अगर आपको उन 3 चीजों में से एक चीज को चूज करना है और या फोर्स रैंकिंग करनी है कि टॉप प्रायोरिटी पे प्रोजेक्ट को फास्ट खत्म करना है, सेकंड में लैंड खरीदना है और तीसरे में डेट रिड्यूस करना है, या इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो क्या होगा और अगले 2, 3, 4 साल कैसे रहेंगे? सो देखिए, मैं इसे ऐसे आंसर करूंगा आपको कि 2021 के बाद मार्केट बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ। 2025 तक भी प्राइसेस ने मल्टीफोल्ड किया। एंड एक चीज़ बड़ी बेसिक फंडामेंटल रही, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप प्राइसेस मल्टीफोल्ड होते हैं तो सप्लाई जो है वो क्रिएट हो जाती है नॉर्मली। लेकिन रियल एस्टेट की खास करके अगर आप जिस एरिया में मैं काम करता हूँ, दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में, उस तरीके की सप्लाई क्रिएशन हो नहीं पाया। आज भी अगर आप देखें तो पूरे गुरुग्राम की टोटल ऑल अक्रॉस द सेगमेंट जो सप्लाई है वो लगभग 26,000 यूनिट की है। लगभग दिल्ली एनसीआर की जो पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ से ज़्यादा है। आने वाले 5 से 7 साल में जो अर्बनाइजेशन है जिस तरीके से रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, मुझे लगता है ये पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। माइग्रेशन का जो ट्रेंड दिल्ली में लास्ट 3-4 साल में दिखाई दिया है, क्योंकि उस ट्रेंड ने भी डिमांड को काफ़ी क्रिएट किया है। और एक चीज़ और बड़ी सरप्राइजिंग है जो इसमें मैं ऐड करूँगा। नॉर्मली अगर आप देखें किसी भी स्टेट के अंदर, तो जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वो सीबीडी होती हैं, उसके सबब जो हैं वो सप्लाई करते हैं। आप मुंबई की बात करें, आप बेंगलुरु, जो भी आप सिटी की बात करें मेट्रो सिटी की। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो जो दिल्ली है उसके सबब जो हैं वो सीबीडी बन गए हैं और दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। तो ऐसे में दोनों, जो नोएडा हो या गुरुग्राम हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिली और प्राइजेज ने भी जंप किया और सप्लाई उस तरीके से क्रिएशन नहीं हो पाया। आपने दूसरी चीज़ पूछी कि 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर आप क्या प्रोजेक्ट फास्टर कंप्लीट करेंगे, डेट रिड्यूस करेंगे, लैंड बाय करेंगे, ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो ये सारी की सारी विश लिस्ट है। एज ए डेवलपर मैं कहूँगा ये सारी की सारी चीज़ों पे मुझे काम करना है। लेकिन एक कमिटमेंट है मेरा एक ऐसी फैमिली से जो सिर्फ मेरे वर्ड्स पे अपने एक हार्ड एंड मनी को आंख बंद करके मेरे पास इन्वेस्ट करके जा रही है। वर्ल्ड में केवल और केवल रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक ऐसा पर्सन अपनी हार्ड एंड मनी को सिर्फ आपके वर्ड्स पे आपको देकर चला जाता है, इस एजम्पशन पर, प्रोडक्ट लिए बिना, कुछ भी लिए बिना, कि ये आने वाले वक्त में मुझे डिलीवर कर देगा। तो मुझे लगता है ये जो कमिटमेंट है फास्टर प्रोजेक्ट पूरा करने का, ये मेरी विश लिस्ट में आज भी है और टिल एंड तक। अब आपने मेरा फेवरेट बात बोला है। I think one of the biggest achievements of Signature Global has been delivery and delivery on time. Abhi we were discussing, Pradeep ji, that we have seen very, very big names in real estate going through lot of trouble. There were some very big names 10, 15 years back. Today they are not even existing.
सो ऑब्वियसली क्या होता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सक्सेस स्टोरीज बट द लर्निंग्स कम फ्रॉम फेलियर्स. I want to know what are some of the unpopular decisions that you take in Signature Global, which are not very popular, but you will always keep on taking, because you and I both are from capital markets. And capital markets is based on two things. One is research. Second is risk management. और अगर मेरे को याद हो तो हमें सिखाया जाता था, it is not important when you buy, but it is very important when you sell. So I want to understand that side of Pradeep Agarwal. Do you take some unpopular decisions? सो ऑफ कोर्स जब आप किसी भी कंपनी को रन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, खास करके जैसे कमोडिटी प्राइसेस हैं. अब आप देखिए, आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जब जिस दिन आप घर बुक करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्राइस पॉइंट है लगभग 25 लाख रुपए का, उस वक्त हम उन घरों को सेल कर रहे हैं. एंड अगर कमोडिटी प्राइसेस राइज कर गए तो आपको अल्टीमेट डिलीवर करना है. तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन हमने बहुत वाइजली लिया है. अगर आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया, तो आपको डिलीवर करना है, चाहे आपको उसमें प्रॉफिट कम आए ना आए, या आप प्रॉफिट की जगह लॉस बना रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है जो एक कस्टमर जो वेट कर रहा है उसको घर देना ज़रूरी है. तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं. जब आप देखते हैं कि आपको कुछ नहीं बच रहा तो आप रुक जाते हैं कि देखते हैं, अभी रुकिए, थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है. शायद ये मेरे डीएनए में नहीं था. मुझे लगा कि जिस दिन का कमिटमेंट इनसे मैंने किया, दे आर वेटिंग फॉर मी, तो मुझे वो काम करना है. मैं प्राइस भी भूल चुका कि मैंने क्या रेट पे उन्हें सेल किया. वट वो मेरा प्रोडक्ट था, मैंने उनसे जो प्राइस मैंने मांगा उन्होंने मुझे दे दिया. तो नाउ इट्स माय टर्न कि मैं उसे डिलीवर करूं. तो ये एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मुझे लगता है शायद रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा हार्ड डिसीजन है. नॉर्मली कई डेवलपर्स को मैं देखता हूं इस तरीके से कि अगर नहीं पैसा बच रहा तो रुकते हैं अभी ज़रा, और शायद वहाँ पर मैंने कॉल ली, नहीं, मुझे आई हैव टू डिलीवर एनी हाउ. Pradeep ji, you know, as I said, I am in Bangalore. और बहुत लोग बैंगलोर और बॉम्बे में दे से दैट रेरा केम बिकॉज ऑफ डेवलपर्स इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज वी वर ऑलवेज वेरी डिसिप्लिन्ड. एंड आई वॉन्ट टू नो वाई इज दिस काइंड, मैं थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात इसलिए कर रहा हूँ, वाई इज दिस रेपुटेशन देयर with the developers of North India? Because say in a city like Chennai, abhi 80% of GCC of commercial market in Chennai is GCC. Hyderabad, Bangalore, South के अंदर 3 large markets, 10 to 12 billion dollar, you know, developers. What is it that North has been struggling vis-a-vis the other part of the country in terms of reputation? Is it perception, or is it really certain things that went wrong in North India, and are they still wrong or are they improving? What is it? मैं थोड़ा इसके बारे में आपसे समझना चाहता हूँ, because you are the right person to answer this. सो देखिए, आपने बिल्कुल राइट पॉइंट आउट किया है. नॉर्मली क्या होता है, अक्सर जब भी किसी मार्केट में रैपिडली ग्रोथ होता है तो जो फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मार्केट में एंटर कर जाते हैं. और ये सभी मार्केट के लिए मुझे लगता है, ऐसा नहीं है. एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, रियल एस्टेट बहुत बहुत सीरियस बिजनेस है. जो इसे केवल ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करेंगे वो ट्रैप होंगे. और थैंक्स टू रेरा, क्योंकि रेरा जब इम्प्लीमेंट हुआ 2016 में, उसके बाद मुझे लगता है आप देखें तो रैपिडली जो डेवलपर्स की नंबर ऑफ काउंट था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है. अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मुझे लगता है अगर 100 डेवलपर काम करते थे तो भी शायद 10 डेवलपर ऐसे हैं जो काम करते हैं. तो लगभग 90% डेवलपर्स ने या तो उनका काम वाइंड अप हो गया या किसी ना किसी हसल के अंदर वो फिनिश हो गए.
तो ऑफ कोर्स इस बात से तो मैं नहीं डिनाई कर सकता कि कौन रेरा लाने में किसका रोल सबसे ज़्यादा रहा। अक्सर नाम जरूर दिल्ली एनसीआर का आता है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये रेरा की नीड बहुत पहले थी। अगर ये रेरा 2008 में आया होता तो मुझे लगता है शायद ये सारी चीज़ें नहीं क्रिएट होती। मैं एज ए कंपनी बताता हूँ कि एज ए सिग्नेचर ग्लोबल हमने क्या किया। जब 2017 में रेरा हरियाणा में अप्लाई हुआ तो हम लोग पहली कंपनी थे जो रेगुलेशन रेरा के जिस वक्त तक बने भी नहीं थे रेरा में, हमने एडवांस में जाके एक उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया कि हम रेरा चाहते हैं आपसे। तो बोले जी अभी इसके गाइडलाइन नहीं बने हैं। हमने कहा जो भी गाइडलाइंस आपके हैं हम उसको मानने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कहने से वो चेंज नहीं होंगे। एंड यकीन मानिए हम दिल्ली एनसीआर की पहली या दूसरी कंपनी बने थे जिसके लगभग उस वक्त तक हमारे 8 या 9 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे और सबके सब हमने रेरा कंप्लाइंट कराए और एज ए ब्रांड हमने उसको यूज़ किया, जिससे हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में तो इन बातों का मायना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जितने भी लोग, अब आप ये देखिए 2017 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर नई रेरा रिजीम लॉन्च हुए हैं उसमें से 85 से 90% डिलीवर हुए हैं। एंड सेम स्पीड जो है आने वाले वक्त में दिखाई दे रही है। तो आई थिंक सो अब वो जो बातें थी वो जा चुकी हैं। और आने वाले वक्त में एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा इसके अंदर। देखिए, ब्रांडेड डेवलपर्स का जो मार्केट शेयर्स है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2017-18 तक जो मार्केट शेयर उनका लगभग 15% होता था वो आज बढ़कर लगभग 40% पे पहुंच चुका है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। एक जो फॉरेन के अंदर कल्चर चलता है कि बड़े बड़े कुछ डेवलपर्स, उन हाउसेस के अंदर ये काम होता है, सिस्टमेटिक होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ होता है। जो कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट करा रहा है या किसी बिलीव पर ले रहा है उसको इन टाइम डिलीवरी होती है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है अगले 20-22 साल उन डेवलपर्स के लिए यहाँ बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है वेट कर रही है। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे। रिस्क, आई एम अगेन कमिंग बैक। सो डू यू थिंक द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट डेवलपर also can face delivery risk, reputation risk, credibility risk? Do you think that is possible in India? Say, suppose you talk about the top 30 developers in India. Do you think they can face this kind of a risk? सो देखिए, रिस्क हर बिजनेस का पार्ट है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल ज़ीरो रिस्क है। इट्स नॉट ए सिस्टमेटिक थिंग, क्योंकि अल्टीमेट क्रिएशन हो रहा है। आपकी साइट के ऊपर चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी डिपेंडेंट हैं, लेबर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में आप इसे रिस्क फ्री नहीं कह सकते, लेकिन उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जितनी चीज़ें डेवलपर्स आज कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है एक तो आप क्या कर रहे हैं अपनी रेपुटेशन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, डिलीवरी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, डेट को मैनेज करने के लिए? आने वाले टाइम के अंदर आप ऐसा क्या करते हैं दैट यू आर मिटिगेटिंग दैट रिस्क? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में लगभग 7 लेयर्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, जिसके अंदर एक एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या क्वालिटी की परचेजिंग हो रही है, क्या क्वालिटी साइट पर डिलीवर हो रही है, एंड जिस वक्त वो अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या क्वालिटी अंदर लग रही है। क्योंकि देखिए, एज ए कस्टमर उसको नहीं पता चलता कि अंदर क्या क्वालिटी लगी है, किस तरीके का स्टील आपने यूज़ किया है, किस तरीके का सीमेंट आपने यूज़ किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने किस क्वालिटी की यूज़ की हैं। तो इस टाइप के जो फोर्स, जो मेजर्स हैं वो वहाँ पर लिए जा रहे हैं। एंड उसके बाद जब डिलीवरी आपकी हो रही है तो किस तरीके से हैंड होल्डिंग आप कस्टमर्स की कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डिलीवर कर रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी उनको किस तरीके से आप उनकी हॉस्पिटलिटी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंस्ट्रक्शन साइड में देख रहे होते हैं। जब आप फाइनेंस साइड में जाते हैं तो आपका जो डेट लेवल है, क्या वो, क्योंकि जो भी आपने अपनी गाइडेंस दी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइक अस, हमने गाइडेंस दी है कि जितना भी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है उसका 0.5 से ज़्यादा हम अपना डेट नहीं रखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारा आपने एक अच्छी बात बोली थी कि आप तो रात को सो जाते हैं, वी स्लीप एट नाइट बट द इंटरेस्ट डज नॉट स्लीप एट नाइट, द इंटरेस्ट ऑन डेट इज ऑलवेज वर्किंग। बिल्कुल, देखिए इंटरेस्ट कभी नहीं सोता है, हमेशा प्रमोटर सो सकता है, आपके सीईओ सीएफओ सो सकते हैं, आपकी टीम्स हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट तो कभी नहीं सो सकता। और मुझे लगता है ये बात हर डेवलपर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका प्रोजेक्ट 1 महीने डिलीवर हो रहा है लेट, तो ये मान के चलिए वो 1 महीने का लॉस कर रहा है, बहुत बड़े अमाउंट का। अगर वो उनको मनी में कन्वर्ट करना शुरू करके सोचना शुरू करेगा, क्योंकि ये एक थिंकिंग है रियल एस्टेट मार्केट से पहले शेयर मार्केट की, कि अगर एक दिन अगर आप डिले करते हैं तो कितना लॉस आप बियर करते हैं, तो सेम थिंग मुझे लगता है। एंड ऑफ कोर्स एक डेट ऐसी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है लास्ट 10 साल में, कि अगर आप अपना डेट लाइट रखते हैं। देखिए, एक मेरा लैंड के बारे में ना बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि आपके जो पैसे हैं वही ख़त्म हो जाएंगे, लैंड कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कई बार लोग मानते हैं कि तेज़ी है, लैंड ले लीजिए, पता नहीं आने वाले वक्त में मिले। मैं हमेशा लैंड को रॉ मटेरियल की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है मुझे आज ज़रूरत है तो मुझे लैंड आज अवेलेबल है, आप बोलते हैं ये रॉ मटेरियल विल ऑलवेज बी अवेलेबल। अब अगर स्टील और सीमेंट, अगर मुझे लगता है उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले 1 साल का स्टील और सीमेंट में साइट के ऊपर लाकर आज ही रख दूँ। प्राइजेज जैसे भी होंगे मैं आने वाले वक्त में उसी तरीके से उनसे डील करूंगा। अगर कल को लैंड प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा। Actually, I have always felt I have also been a mortgage professional, and I have lent to a lot of developers. I feel that the best way of assessing credit for a banker, Pradeep ji, is कि मैं हमेशा उस डेवलपर को इम्पोर्टेंस देता था जब मुझे लगता था कि उन्होंने लैंड पे डेट नहीं लिया हुआ है। एक मेरा मानना था, और आपने ये जो बात बोली, दिस इज फिनोमिनल, दैट वी शुड नेवर हैव फोमो फॉर लैंड, कि द लैंड विल फिनिश। वी आर कमिंग टू, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग विद यू for days and days. Please. But now that we are coming to the end of this talk, what would be your top 3 wish lists that you would want the government to do to support real estate in India? Really something which can help us to convert this $500 million industry, which is expected to be $1 trillion by 2030. आपको क्या लगता है प्रदीप जी, वो क्या 3 चीज़ें हैं कि आप वो मांगो और वो बहुत आसान है करनी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि 2047 में विकसित भारत बने। अगर मैं विकसित भारत की बात करता हूँ तो मुझे लगता है एक चीज़ ज़रूर होगी उस विकसित भारत में, कि हर सर पर छत होगी और हर एक हाथ को जॉब होगी। उसके पहले तो हम विकसित भारत बन नहीं सकते। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना चाहिए। जैसे आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, रोड्स बनानी या हाईवेज बनाने, ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब तक जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए घरों का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। आज ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि जिस तरीके का रोड नेटवर्क लास्ट 10-12 साल में इस देश में बिछा है, उससे पहले वो कभी नहीं था। आज ये अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे सबब्स हैं उनमें जाकर अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाने चाहिए। आज वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देखिए जो होम लोन रेट हैं वो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन आरबीआई समहाउ मैनेज कर पाया है एक रिजनेबली पॉइंट पर, लगभग 8-8.5% की होम लोन रेट के ऊपर आराम से हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना चाहिए। पूरी नेशन वाइज एक पॉलिसी बननी चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, क्योंकि जो लैंड है वो कहीं ना कहीं स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। मुझे लगता है नेशनल एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें हर स्टेट को कहीं ना कहीं कंपेल करना चाहिए कि वो हर साल इतने घर का प्रोडक्शन करेगा, जिससे एक
जो फैमिली है जो वेट कर रही है, जो आज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, फिर अनऑथराइज कॉलोनीज बसनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे एरियाज में वो रहना शुरू होते हैं जो अपनी ये पॉइंट है कि यू नो माय रिसर्च टीम टोल्ड मी कि आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग इज लिंक्ड विद अनऑथराइज्ड कॉलोनी बिकॉज द प्राइस ऑफ लैंड इज सो हाई that the question of affordable housing goes away even if when the developer buys the land कि मैं यहाँ पे affordable housing करूँगा, करते 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 cost इतनी बढ़ जाती है कि वो affordable housing नहीं कर पाता। और आपने बोला कि land is a government subject, so ये जो unauthorized colony के साथ affordable housing का नाम जुड़ रहा है, ये जो लोग इसलिए नहीं खरीदते कि वो अपने रिश्तेदारों को बताने में उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैंने एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट खरीदा है, ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? तो देखिए, मुझे लगता है जो लैंड है आज, अगर जिस तरीके से प्राइस लास्ट 5 साल में लैंड्स के मल्टीफोल्ड हुए हैं, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आइडियल लैंड्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हो सकती हैं, बहुत सारे PSUs ऐसे हैं जिनके पास लैंड अबेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा लैंड पूल होता है जिसके अंदर ऐसे डेवलपर्स जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया है, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे लगता है बनाने वाले डेवलपर्स बहुत हैं, बहुत सारे सिग्नेचर ग्लोबल हैं जो देश में अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आज सब कुछ है, पैसा भी है, अगर लैंड्स भी हैं, बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर है, मशीनरी प्रॉपर है, केवल पॉलिसी बनानी है। उस पॉलिसी को बनाने के बाद मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कॉमन मैन जो अपने घर का सपना देख रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। अदरवाइज आप मान के चलिए, दिल्ली NCR की अगर हम केवल बात करें, जहाँ इतनी तेज़ी से रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, आने वाले वक्त में कैसे उन घरों को हम पूरा कर पाएंगे? पूरे इंडिया में इस वक्त जो टोटल सप्लाई है घरों की, वो ऑल अक्रॉस द सेगमेंट लगभग 5-6 लाख घरों। आपने जो बात बोली, मेरे दिमाग में एकदम एक बात आई कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए इंडिया के ऊपर, हाहाकार मच गया। अभी हम डील कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में आया कि बहुत देर से अमेरिका वाज सेइंग कि भाई आप जो टैरिफ हमें लगाते हैं वो ज़्यादा है, आपको उस टैरिफ के बारे में सोचना चाहिए। और शायद अगर उस समय 15-20% का जो हम टैरिफ लगाते थे उसको 5-6% से हमने कम कर दिया होता, तो शायद जो इस तरह का टैरिफ लगा है वो बच जाता। तो जो आपने ये बात की है, दैट आई थिंक जो आपकी सजेशन है, आई होप गवर्नमेंट इज़ लिसनिंग टू इट एंड प्रोएक्टिवली, अगर एक देर इज़ अ नेशनल पॉलिसी ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग एट द राइट टाइम and the Prime Minister vision of housing for all by 2047, if that policy comes in the next 1 year, 2 year or a recent time, there can be a complete revolution of real estate in India. So I hope के वो timely हो जो आपने exactly जो बात बताई। So बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर ये जो पॉलिसीज़ हैं इस टाइप की डिज़ाइन होती हैं, अच्छा ऐसी पॉलिसीज से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो मल्टीफोल्ड होता है, क्योंकि जो एक कोई भी आप फ्लैट जब आप बोलते हैं जिसे, अगर आप उसमें एंड टू एंड प्रोडक्ट के अंदर जाएं तो लगभग 20 से 25% जो गवर्नमेंट है उसकी अर्निंग है। लगभग जो स्टैम्प ड्यूटी है, लैंड परचेज करते हुए 5 से 7% की स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। जो फ्लैट जिस वक्त रजिस्ट्री के लिए जाता है उसके ऊपर लगभग 7% की स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। जो GST है लगभग 18% के नियर अबाउट का GST पे होता है। उसके बाद जो हाउस टैक्स वगैरह हैं वो मिलता है गवर्नमेंट के लिए, वो बहुत अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है। मुझे लगता है कि केवल एक ही तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग को एक नेशनल पॉलिसी में बनाया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस का मॉडल इसके साथ बनाया जाए, और जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है उस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को देखा जाए, ये मानकर कि ये नेसेसरी है। अगर हमने आने वाले जो ये 10 साल हैं इनमें नहीं किया तो होगा क्या? फिर से वही प्रॉब्लम, क्योंकि घरों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, प्राइस इंक्रीज होंगे, जो एक पॉकेट जिसको एक कॉमन मैन को जो अलाउ करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबिलिटी वहां पर दिखाई देगी। Absolutely, Pradeep ji, and affordable housing is on the periphery. There are roads, there are bridges,
there are airports, there is connectivity, so this is the right time. And today, actually, Niti Aayog has come out with a new affordable housing policy, and I am sure there needs to be something quickly that needs to be done. As I said, I can keep on talking with you, but we will have to end somewhere. My last question before we end this show, and I'm sure we will have many more opportunities where we would like to discuss many more things with you. My last question is, Pradeep ji, what is that one value, not strength, not principle? What is that one value that you want everybody to associate with Mr. Pradeep Agarwal? His family, his employees, his team, his customers, and this entire industry which you are touching so closely and inspiring all of us. One value that you want everybody to associate you with. सो इसमें सबसे पहले तो मैं जो अभी और एंड में मुझे एक शेर सुनना है आपसे, ताकि जो इसका कंक्लूजन हो हमारे आज के टॉक शो का, वो उस लेवल पर हो कि लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारी अगली डिस्कशन कब होने वाली है। सो आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मैं वहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके। मेरा एक सजेशन है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनने चाहिए जिनके अंदर 50 प्रदीप जी कोई आएगा नहीं वहाँ पर, लोग बोलेंगे कि अच्छा ये तो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग जोन में रहता है। आप ये भी तो समझिए ना कि जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है वो नहीं चाहता कि लोग उसको ऐसे देखें कि वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास है, वो चाहता है कि वो उसमें ग्रो करे। तो कहीं ना कहीं मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग को रीब्रांड करना चाहिए सो दैट ये स्टिग्मा जो एक तरह से बन गया है वो साइड पर हो। तो अश्विंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपको क्या करूँगा कि इसमें इनवाइट करूँगा जो हमने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई है। मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं मिसलीड है, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो परसेप्शन ऐसी नहीं है। आप जो सोसाइटीज़ मैंने डिलीवर की हैं, प्लीज़ आप उन्हें विजिट करिए एंड यू विल लव इट। वो कहीं से कहीं तक भी आपको ऐसी कोई हाउसिंग नहीं, वो ग्रेड ए हाउसिंग है। मैंने कहा ब्रिकलेस बिल्डिंग्स हम उसके अंदर बना रहे हैं। तो आप जब भी कभी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो मान के चलिए आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज जिस तरीके की बिल्डिंग बन रही है वो क्वालिटी बिल्डिंग है। तो आई थिंक सो वो परसेप्शन की अफोर्डेबल हाउसिंग के घरों में रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बहुत एक जो कॉमन मैन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसी है जिनको उसी रेंज के अंदर घर चाहिए, जो 25 लाख से 50 लाख रुपए तक के घरों को देख रहे हैं, जिनकी टोटल हाउस होल्ड इनकम 50,000 से 75,000 रुपए है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर लगभग 75,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें 15 से 20,000 से ज़्यादा EMI वो पे नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए उन घरों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग जोन जिनके अंदर सारी की सारी एमिनिटीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, हॉस्पिटल है, स्कूल है और अदर एमिनिटीज जो हैं वो उस पूरा टाउन बनना चाहिए। तो ऐसी सबब के अंदर बहुत सारे लैंड पार्सल्स हैं जिनके प्राइजेस अभी भी कंपैरेटिवली कम हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी विद इन सिटी जाते हैं तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं लैंड के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबिलिटी आ चुकी है वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो जो सबब्स हैं वहाँ पर लैंड के प्राइजेस स्टिल कम हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसी पॉलिसी बनती है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं ओपन होगा। वंडरफुल, वंडरफुल। एंड सेकंड थिंग, आपने कहा कि एक क्या वैल्यू है और जिसको आप अपनी लाइफ में रखते हैं। तो मुझे लगता है हमेशा जो मैं चाहता हूं जो लोग आपको याद करें जिस तो एक वैल्यू से, मेरा जो थॉट है, मैं से इमोशनली दिल से कह रहा हूँ, मैं हमेशा कस्टमर को भगवान की तरह देखता हूँ। अगर आप भगवान की पूजा कर सकते हैं तो आप ये मान के चलिए, जब उसे ये मान के उसके साथ बिहेव करेंगे, बातचीत करेंगे कि कस्टमर इज़ लाइक ए गॉड,
तो मुझे लगता है आपका परसेप्शन चेंज होगा, आप क्वालिटी जो है उस पे ध्यान रखेंगे, उसका जिस तरीके से वेलकम कर रहे हैं उस पे ध्यान रखेंगे, उससे बातचीत करने का जो तरीका है वो आपका बदल जाएगा। तो मुझे लगता है क्योंकि वो बहुत बहुत मेरा मतलब उम्मीदों के साथ आपके पास आया है, मुझे लगता है कि और उसी ने हमारी ज़िंदगी में आके सब कुछ चेंज किया है। आज अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल को इस लेवल तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं तो मुझे लगता है इसको बनाने में अगर 95% अगर किसी का रोल है तो वो कस्टमर का है, बाकी हम सब तो टीम हैं जो केवल उसको बना रहे हैं। थैंक यू प्रदीप जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो मुझे लगता है और आपका आपसे जो अब एक शेर है ना शेर है वो रह गया सुनना है। बहुत जरूरी। सो वो इसी लाइन पे है कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। वाह, so nice to talk to you, Pradeep ji. थैंक यू Thank you so much. थैंक